चलिए लिखिए ज़रा क्या होती है सॉल्युबिलिटी। आज यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं अपन सॉल्युबिलिटी से। लिखिए ज़रा, इट इज़ द मोलर कंसंट्रेशन, इट इज़ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस, it is the molar concentration of a substance in water, in water at saturation, at saturation equilibrium, at saturation equilibrium at a given temperature, at a given temperature, full stop। ठीक है, देखिए ज़रा क्या है इसमें। सॉल्युबिलिटी एक मोलर कंसंट्रेशन है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। सपोज दैट मैंने एक ग्लास लिया और इस ग्लास के अंदर वाटर ले लिया और इसमें कोई भी चीज़ का मैं जैसे सॉल्यूट है, सॉल्यूट मतलब कोई भी चीज़ जिसको मुझे इसके अंदर मिक्स करवाना है, तो सॉल्यूट को लिया, मिला लिया, टेम्परेचर मैंने फिक्स रखा क्योंकि टेम्परेचर बदलेंगे तो जाहिर सी बात है सॉल्यूबल करने की चीज़ें की भी टेंडेंसी भी हमारी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो हमने टेम्परेचर फिक्स रखा, चीज़ों को उसमें मिलाया और एक टाइम देखा हमने कि मैक्सिमम इसमें कितनी चीज़ घुल सकती है। ठीक है, कब? सैचुरेशन इक्विलिब्रियम पे। सपोज दैट मेरे पास एक ग्लास है, मैंने उसमें 1 चम्मच चीनी मिला दी, क्या वो उसकी सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है क्या? अभी आप बोलेंगे सर चीनी तो 1 चम्मच मिला दी गई है, पर क्या इसमें और चीनी मिलाई जा सकती है? आंसर है बिल्कुल। 1 चम्मच और मिला दो, 2 और मिला दो, 3 4 5 6 7, कभी ना कभी तो ऐसा लिमिट आएगा ना कि सर अब इसके बाद घुलना बंद हो जाएगी, है ना। तो वो जो टाइम या जितना कंसंट्रेशन जिस पर्टिकुलर मोमेंट पे ये और ज़्यादा डिजोल्व होना बंद हो गया है, मैक्सिमम अब डिजोल्व हो चुका है। ठीक है, उस फिक्स टेम्परेचर पे इसको मैं अब और चेंज नहीं कर सकता, है ना। तो मैक्सिमम कितना हमारा सॉल्यूट एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिजोल्व किया जा सकता है, कब? फिक्स टेम्परेचर पे। उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? सॉल्युबिलिटी कहते हैं। क्लियर? ठीक है, सॉल्युबिलिटी को हम दो तरीके से पढ़ेंगे। पहला रहेगा वेरिएशन इन, वेरिएशन इन लैटिस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। दूसरा हम पढ़ेंगे थ्रू एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन, एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन, है ना। अब ये नए नए जो बच्चे नए आए हैं उनके लिए टर्म नए नए होंगे, क्या क्या चीज़ें होती हैं। लैटिस एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, बट फिर भी मैं बता दूंगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, सॉल्युबिलिटी को कौन गवर्न करता है, मतलब कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इस सॉल्युबिलिटी को कंट्रोल करते हैं, है ना। तो दो ऐसे फैक्टर हैं। पहला फैक्टर जो हम स्टडी करेंगे क्या? वेरिएशन इन लैटिस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी वाला। और दूसरा हम पढ़ेंगे एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन वाला। क्लियर? अच्छा, क्या क्या होता है बेटा इसमें? तो पहले आपको लेटेस्ट एंथैल्पी, जो बच्चे नए आए हैं उनको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देता हूँ मैं। जैसे हमारे पास कोई एक सॉलिड है, उस सॉलिड यानी एक बढ़िया सा कोई हमने एक सॉलिड फिक्स ले लिया, 1 मोल इसका क्वांटिटी है। 1 मोल सॉलिड को मैंने इतना एनर्जी या इतना हीट सप्लाई किया ताकि इसको मैंने तोड़ा, और तोड़ने के बाद ये अलग अलग आयंस में टूट गया। जैसे NaCl है मेरे पास, तो NaCl सॉलिड फॉर्म में है, 1 मोल NaCl लेंगे, इसको इतना एनर्जी इतना हीट सप्लाई करेंगे ताकि ये टूट के क्या बन जाए? Na+ बन जाए और Cl- बन जाए, और वो भी किस फॉर्म में होना चाहिए? गैस फॉर्म में होने चाहिए। इतना हीट जो मैंने दिया, इसी को अपन बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? एनसी क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, नहीं हुआ अभी? डाउट है? डाउट नहीं पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अच्छा ठीक है, देखिए सपोज दैट जैसे आप चाय बनाते हैं घर पे, है ना, तो उसमें कितना हीट, जैसे सपोज दैट मैंने सिंपल सा ले लिया कि ग्लास या कोई बर्तन ले लिया, उसमें पानी भर दिया, बाकी सामान सब मिला दिया, चाय पत्ती में सब कुछ मिला दिया, बट क्या वो ऑटोमेटिकली चाय बन जाएगी क्या? नहीं, हमें उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? इतना हीट देना पड़ेगा ताकि ये, अच्छा सपोज थोड़ी देर अगर मैंने हीट दिया, बस गर्म हो पाया, बॉयल नहीं हुआ है, तो क्या चाय बन पाएगी क्या? अभी नहीं। हमें कितना और उसमें ऐड करना पड़ेगा सर? इतना तो ऐड करिए ताकि बॉयल होता रहे, और जो चाय की पत्ती है या बाकी जो भी इसमें चीजें मिलाई, उनके एक्सट्रैक्ट टूट टूट के अंदर घुलना स्टार्ट हो जाए। क्लियर? तो हीट तो हम दे रहे हैं, पर उतनी हीट दे रहे हैं ताकि हमारा एक फ्रूटफुल एक रिजल्ट बन के तैयार हो पाए, वो जो एनर्जी मैंने दी, है ना। सेम इसी केस में जरा इधर देखिए, NaCl हमारे पास एक सॉलिड था, एक क्रिस्टल मान के चलिए, 1 मोल का सॉलिड है मेरे पास। मैंने इसमें इतनी एनर्जी दी कि देखो हीट दे रहे, पहले तो पिघलेगा, मेल्ट होगा, मेल्ट होने फिर टूटेगा, टूटते टूटते क्या बनाएगा जाके?
एक आयन बना देगा Na+Cl-, और लिक्विड में आएगा, लिक्विड बाद में और इसको हीट करेंगे किस फॉर्म में चला जाएगा, गैसियस फॉर्म में चला जाएगा। तो इस स्टेट से लेके मुझे इस फॉर्म तक लेके जाने में जितनी एनर्जी लगी उसी को मैंने क्या नाम दे दिया, लैटिस एंथैल्पी उसका नाम दे दिया। क्लियर है ये चीज? ठीक है। दूसरी शब्द एक चीज होती है हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी का मतलब कोई भी गैसियस आयन जो है, जैसे सपोज दैट मेरे पास अलग से एक Na+ था, यहाँ से रिलेशन नहीं है इसका कोई भी, Na+ का एक गैसियस आयन था, मैंने इसको लिया और पानी के अंदर इसको मैंने देखो डिसॉल्व करवा दिया। ठीक है, पानी के अंदर जब डिसॉल्व करवाएंगे तो जाहिर सी बात इसके ऊपर कौन सा चार्ज दिख रहा है बेटा, पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज अंदर पानी के अंदर पहुंच गया है तो वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ये इस तरह H2O मॉलिक्यूल्स हैं। ऑक्सीजन पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसकी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। एक तो होगा नहीं, सिर्फ ढेर सारे पार्टिकल्स होंगे जिसको घेर घेर के अट्रैक्ट कर लेंगे चारों तरफ से। ढेर सारे पार्टिकल जब उसको अट्रैक्ट करेंगे तो देखो यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा, अट्रैक्शंस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, अट्रैक्शंस बढ़ते जा रहे हैं ना। जब भी मुझे अट्रैक्शंस को तोड़ना होता है, यानी बॉन्ड को तोड़ना होता है, तो एनर्जी हमें खुद से देनी ही पड़ती है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, एंडोथर्मिक कहा जाता है। एंडोथर्मिक का मतलब हीट इसमें अब्जॉर्ब हो रही है, और जब बॉन्ड्स बनते हैं या अट्रैक्शन जब फॉर्म होते हैं तो उतनी ही एनर्जी बेटा वहां से बाहर निकलती है। राइट, उस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं अपन, एक्सोथर्मिक बोलते हैं। क्या ये सभी को बात समझ आई? ठीक है, सपोज कशिश, ठीक है, जैसे बॉन्ड अगर मान के चलिए मुझे अगर तोड़ना है, बॉन्ड पहले से बना हुआ तो बॉन्ड में तोड़ना है, तो एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी या खुद से बाहर निकलेगी, मुझे देनी पड़ेगी ना, तभी तो बॉन्ड टूट पाएगा। तो जब हीट दी जाती है तो उसे कहा जाता है एंडोथर्मिक, यानी कि साइन कैसा लेते हैं, हीट का पॉजिटिव लेते हैं। जब हीट बाहर निकलती है ऑटोमेटिकली तो उसे कहते हैं अपन एक्सोथर्मिक, और साइन क्या लिया जाता है, हीट का नेगेटिव लिया जाता है। क्लियर? आप मुझे खुद सोच के बताइए कि Na+ जब अलग था, अभी ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के चारों तरफ जो पहुंचते चले जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये अट्रैक्शंस बन रहे हैं या टूट रहे हैं, बन रहे हैं। तो जाहिर सी बात है हीट हमें देनी पड़ेगी, अपने आप निकलेगी। हम अगर देंगे तो बेटा टूट जाएगा ना फिर तो। हाँ, तो ये हीट खुद से ही रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये जो कोई भी एक गैसियस आयन को अगर मैं वाटर के अंदर डिसॉल्व करवाता हूँ, जब ये अट्रैक्शन फॉर्म होते हैं तो हीट वहां से बाहर निकलती है। रिएक्शन कैसा होता है, एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है। इसी जो भी हमारी जितनी हीट हमारी बाहर निकली उसी को हम नाम दे देते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी का नाम दे देते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, तो पहली जो सॉल्युबिलिटी का फैक्टर देखेंगे वो क्या रहेगा, वेरिएशन इन लैटिस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। दूसरा हम पढ़ेंगे एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन के बारे में, ये हम आगे सीखेंगे, चल के पहले हम इस पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अच्छा कॉमन सेंस लगा के बताओ आप लोग मुझे, लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है ना, तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? लैटिस एंथैल्पी का मतलब मेरे पास ना दो सॉलिड्स हैं, सपोज मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ, अब देखना एक सॉलिड ऐसा रखा है, इसकी मान लीजिए लेटेस्ट एंथैल्पी फॉर एग्जांपल 100 किलो जूल्स है। एक और सॉलिड मैंने ले लिया जिसकी एंथैल्पी है लेट्स से 120 किलो जूल पर मोल। एक मोल इसको तोड़ने में मुझे कितनी एनर्जी लगती है, 120 किलो जूल पर मोल लगती है, इसमें लगती है 100 किलो जूल पर मोल। क्या लगता है कौन सा वाला क्रिस्टल आसानी से डिसॉल्व हो सकता है, 100 वाला या 120 वाला? 100 वाला, क्योंकि इसको तोड़ने में हमें कम एनर्जी लग रही, इसको तोड़ने में मुझे ज्यादा एनर्जी लगी। तो मजबूत कौन सा हुआ, मजबूत ये वाला हुआ। तो ये वाला देखो आसानी से घुल जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, लेटिस एंथैल्पी सर अगर कम है तो बताइए सॉल्युबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए? सॉल्युबिलिटी बेटा ज्यादा होनी चाहिए। इन द सेम वे मैं उल्टा बोल सकता हूँ, लेटिस एंथैल्पी अगर हमारी ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। क्लियर है सभी को ये चीज? शगुन क्लियर है? अच्छा, एक तरफ और आते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी के लिए। बताइए जरा, हाइड्रेशन एंथैल्पी वो एंथैल्पी है जब किसी आयन को पानी में डिसॉल्व करवाते हैं तो हीट बाहर निकलती है। ठीक है, आप खुद सोच के बताइए कॉमन सेंस लगा के कि हाइड्रेशन थेरेपी बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा हीट बाहर निकल रही है, किसी आयन को मैंने मिलाया, तो बताइए सॉल्युबिलिटी बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए? बढ़नी चाहिए, है ना? क्यों बढ़नी चाहिए बेटा? करेक्ट, राइट, हाँ, वेरी गुड। जैसे मतलब सिंपल सी बात है कि सर जब हमने आयन डिसॉल्व करवाया बहुत सारे अट्रैक्शन होना स्टार्ट हो गए, ज्यादा अट्रैक्शन हो गए मतलब ज्यादा हीट बाहर रिलीज होगी, और ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा वही तो सॉल्युबिलिटी है हमारी, जितना अच्छे से घुल पाएगा। बात समझ आ रही है चीज? ठीक है, तो हाइड्रेशन थेरेपी अगर बढ़ती है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, और लेटेस्ट एंथैल्पी अगर कम होती है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो हम ये चीज बोल सकते हैं क्या कि सॉल्युबिलिटी जो है हमारी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, लेटेस्ट एंथैल्पी के, और सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रेशन एंथैल्पी की। बात आ गई समझ में?
क्लियर है ये चीज़? डाउट किसी बच्चे को तो पूछ लीजिए जरा। ठीक है, अब कैसे फाइंड आउट किया जाए तो वो बताऊंगा, परेशान मत हो। लेटेस्ट एंथैल्पी कैसे निकालते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी कैसे निकाली जाती है, सारी ट्रेंड अब हम स्टडी करेंगे। क्लियर है ये चीज़? चलो, तो पहला फैक्टर समझ आया आप लोगों को बेटा, वेरिएशन इन लेटेस्ट एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन। अब इसको मैं बढ़िया से लिखवा देता हूँ, अभी तो समझाने के लिए मैंने हौच पौच कर दिया है पूरा। हाँ, कौन सा? हाँ, देखो, ये लेटेस्ट एंथैल्पी कम हो रही है तो ये बढ़ रही है, एक चीज कम होती है एक चीज बढ़ती है। इसका मतलब अगर दोनों चीजें सेम सेम है, ये भी बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है, तो क्या है, जैसे ये भी बढ़ता मतलब डायरेक्टली रिलेटेड, एक बढ़ता एक कम होता मतलब उल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सॉल्युबिलिटी देखो जब बढ़ेगी तो लेटेस्ट एंथैल्पी कम हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? चलिए, और किसी बच्चे को डाउट हो कुछ भी? ठीक है, अब इसको बढ़िया से लिखवा देता हूँ, है ना, अभी समझा दिया मैंने आपको। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे जल्दी से। लिखिए जरा, solubility is governed by solubility is governed by first point relative variation in lattice enthalpy and hydration enthalpy। ठीक है, और ये जो हम पढ़ते हैं ये वाला फैक्टर किसके लिए पढ़ा जाएगा, तो नीचे लिख लीजिए ब्रैकेट में साइड पे ही, फॉर एल्कली मेटल्स, या फॉर एल्कली मेटल के सॉल्ट से होते हैं उनके लिए, एल्कली मेटल सॉल्ट, एल्कली मेटल सॉल्ट्स। ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल के सॉल्ट्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल के सॉल्ट्स। बट इसमें एक चीज को छोड़ दिया जाएगा, किसको? एक्सेप्ट द हैलाइड्स ऑफ बेरिलियम, एक्सेप्ट द हैलाइड्स ऑफ बेरिलियम। ठीक है, तो अपन ये बेरिलियम जो है उसकी हैलाइड्स को छोड़ देंगे। ठीक है, बाकी सभी के लिए इसमें ये वाले फैक्टरों को हम यूज करेंगे। मतलब किन किन के लिए? एल्कली मेटल सॉल्ट, एल्कली मतलब जो फर्स्ट ग्रुप वाले हमारे मेटल के सॉल्ट्स हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। दूसरा पढ़ेंगे हम एल्कलाइन अर्थ मेटल के सॉल्ट्स के लिए। एल्कलाइन में कौन कौन आता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, यही आते हैं। बट इसमें किसको छोड़ दिया जाएगा? बेरिलियम की हैलाइड्स को यहाँ पे हम काउंट नहीं करेंगे। मतलब हम सर इसमें यूज कर सकते हैं, देख लो। फर्स्ट ग्रुप में कौन आता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, है ना। फ्रांसियम रेडियो एक्टिव हो जाता तो हमें उसका लेना देना है नहीं उसमें ज़्यादा। दूसरे में कौन आता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम आता। बट इसकी हैलाइड्स को हम छोड़ देंगे। क्यों छोड़ेंगे? उसको हम सेकंड फैक्टर में पढ़ेंगे चल के। तो पहले फैक्टर क्लियर हो गया आप लोगों को, इतने लोगों के लिए हम इस वाले फैक्टर को यूज करें। क्लियर? नेक्स्ट डालिए सेकंड, सेकंड पॉइंट, दैट इज एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन, एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन। ये वाला फैक्टर भी अपन पढ़ेंगे, बट ये किसके लिए पढ़ा जाता है, तो नीचे ब्रैकेट में करके लिख लीजिए, पी ब्लॉक वाले सॉल्ट्स के लिए, डी एंड एफ ब्लॉक के सॉल्ट्स के लिए, एंड जो हैलाइड्स हमने ऊपर छोड़ रखी थी ना बेरिलियम की, उनको हम इस फैक्टर के अंदर पढ़ेंगे। एंड हैलाइड्स ऑफ बेरिलियम। ठीक है, क्लियर है? चलिए, हो गया दोनों एस्पेक्ट हमारे। तो सॉल्युबिलिटी हम इन दो चीजों के लिए पढ़ेंगे। अब मेन बड़ी हेडिंग डाल लीजिए, रिलेटिव वेरिएशन इन लैटिस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। या पहले बार ये वाला फैक्टर हम सारा अच्छे से स्टडी कर लेंगे, काफ़ी सारे एग्जांपल है उनको स्टडी कर लेंगे, कंपैरिजन करके देख लेंगे सारी चीज़ों का, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे वो देख लेंगे। उसके बाद हम फिर मूव करेंगे एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन वाले में। क्लियर है विकास? ठीक है, हेडिंग डालिए फर्स्ट वन, दैट इज लिखेंगे जरा इसमें पॉइंट, नहीं फर्स्ट वाला जो था ना वो मेन हेडिंग डाल लीजिए, है ना, वेरिएशन इन लैटिस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी।
ठीक है, लिखेंगे जरा, तो थ्योरी है छोटी सी, लिख लीजिए पहले। हाई लैटिस एंथैल्पी इंडिकेट्स, हाई लैटिस एंथैल्पी indicates strong ionic bond. High lattice enthalpy indicates strong ionic bond between ions in ionic solid, between ions in ionic solid, and hence lesser solubility, and hence lesser solubility. ठीक है, ये हाई लेटिस एंथैल्पी बेटा क्या इंडिकेट करती है? स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड है किसके बीच में? कैटाइन और एनाइन के बीच में। तो सपोज दैट हमारे पास एक सॉलिड अच्छा सा रखा है, तो सॉलिड में क्या होता है बेटा? कैटाइन एनाइन से पास पास ही तो चिपके हुए रखे होते हैं। डिस्टेंस हम कहाँ से कहाँ तक नापते हैं? ये वाली चीज यहाँ से यहाँ तक नापी जाती है। सपोज दैट ये मेरे पास एक कैटाइन है, ये मेरे पास एक एनाइन है, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये बताओ क्या होगी? रेडियस ही तो है किसकी? कैटाइन की। इस वाली चीज को मैं क्या लिखूंगा? आर प्लस, और यहां से लेके ये वाला पॉइंट क्या है? ये डिस्टेंस कितनी है? आर माइनस है, ये वाली चीज है ना, तो आर माइनस है ना। अब देखिए जरा, लेटिस एंथैल्पी मतलब सर इन दोनों बीच में कितना बढ़िया अट्रैक्शन है ना। दोनों बीच में अट्रैक्शन मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़िया है। और पोटेंशियल एनर्जी बताओ कैसे निकालते हैं अपन? फॉर्मूला याद है, फिजिक्स में पढ़ा है आप लोगों ने? एक फोर्स का होता है के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, पढ़ा है? पढ़ा है। पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है? के क्यू वन क्यू टू बाई आर, आर स्क्वायर नहीं, वो फोर्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर। अब देखो हमें चेंज क्या करना है? हम बस चेंज कर रहे हैं, डिस्टेंस कम ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आर चेंज हो रहा। आर है क्या सर? यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ही तो आर है हमारी। मतलब इस आर को मैं क्या लिख सकता हूँ? आर इस पॉइंट से देखो स्टार्ट हो जाइए और यहाँ तक आइए, बताओ कितनी डिस्टेंस है? आर प्लस और प्लस आर माइनस, इतना ही तो है। ये सुनो, ये तो देखो कांस्टेंट होता है। चार्ज भी अगर हम कांस्टेंट रखें, इसको वेरी अगर ना करें, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? आर के। और आर क्या है? आर प्लस प्लस आर माइनस ही तो है। ये सोनो, तो ये बेसिकली कुछ और नहीं इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट करती है? लेटिस एंथैल्पी को ही तो इंडिकेट करती है। मतलब लेटिस एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर प्लस प्लस आर माइनस। या सिंपल सी आसान भाषा में आपसे कह रहा हूँ कि देखिए, इन दोनों की डिस्टेंस अगर बहुत बड़ी होती चली जाएगी, तो उसको तोड़ने में मुझे ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी या कम लगानी पड़ेगी? कम लगानी पड़ेगी सर। बॉन्ड लेंथ बढ़ गई है तो बॉन्ड कमजोर हो गया है। और बॉन्ड अगर कमजोर हो गया मतलब सर नीचे की देखो आर बढ़ती जा रही है, जब भी डिनोमिनेटर बढ़ता है तो ये वाली वैल्यू क्या होती है? कम होती चली जाती है। क्या सभी की चीज क्लियर है? ठीक है बेटा, ये चीज पक्का? ठीक है, चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं हाइड्रेशन थेरेपी की तरफ। क्या बेटा? हम्म, हाँ मतलब ये बता रहा है कि अगर बॉन्ड की लेंथ बढ़ती चली जाएगी तो बॉन्ड उतना ही कमजोर होता चला जाता है। ठीक है, जितना छोटे छोटे रहेंगे, डिस्टेंस कम कम है, तो बढ़िया से अट्रैक्शन हो पाएगा ना, अच्छे चिपक पाएंगे। हो गया नोट? डन। चलिए नेक्स्ट लिखिए। इंपॉर्टेंट एक और नोट है, एरो बना के लिखेंगे जल्दी से। हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एनर्जी, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी और हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस
ऑफ आयंस ऑफ आयनिक सॉलिड कहाँ से कहाँ मिस हो गया आपका, और हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस ऑफ आयनिक सॉलिड indicates greater solubility in water, indicates greater solubility in water। हो गया। चलिए क्या बता रहा है यहाँ पे कि हाइड्रेशन थेरेपी जितनी बेटा ज़्यादा रहेगी उतना ही क्या होता है इसमें, सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। ये चीज़ अभी हम सीख ही चुके हैं बढ़िया से, है ना। तो चलो देख लो जल्दी से एक बार। सपोज दैट मेरे पास एक NaCl का सॉलिड है, ठीक है, इसको तोड़ के मैंने बनवा दिया है Na+ फॉर्म में, और ये Cl- अलग अलग है ना, गैसियस फॉर्म में हम इसको लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब इस Na+ को लिया मैंने अलग पानी में डिजोल्व करवा दिया, इसको भी लिया, देखो पानी में डिजोल्व करवा दिया। आपने कहीं ये कभी देखा होगा कि कोई भी आयनिक सॉलिड अगर होता है पानी में जब जाता है तो जाहिर सी बात है आयंस टूट जाते हैं और अलग अलग चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता, पास पास रहते हैं वहाँ पे, है ना। तो ये जो Na+ है जब पानी में पहुंचेगा जाके नीचे, है ना, तो जितना बढ़िया से घुल पाएगा उतनी ज्यादा ही तो हाइड्रेशन थेरेपी रिलीज हो पाएगी। मतलब क्या, जैसे ऊपर हमने देखा था लैटिस एंथैल्पी दोनों की एड में यहाँ पे डिपेंड कर रही थी। यहाँ पे एक आयन घुला पानी में चला गया, अब पानी ने इसको चारों तरफ से घेर लिया, है ना। ये वाला भी आयन आया पानी में गया और पानी इसको अच्छे से घेर लिया। क्या इन दोनों के बीच में कोई ज्यादा इंटरेक्शन रहा क्या? नहीं, कोई इंटरेक्शन नहीं रहा अब तो, है ना। तो ये दोनों इंडिपेंडेंटली बिहेव करना स्टार्ट कर दिया, है ना। तो आपसे मैं पूछूं कि हाइड्रेशन एंथैल्पी बेटा क्या रहनी चाहिए किसके लिए, Na+ के लिए। अब क्या बोलेंगे सर, जितना बड़ा आयन रहेगा उतनी ही कम हाइड्रेशन एंथैल्पी रहेगी, जितना छोटा आयन रहेगा उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी, है ना। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं सर ऐसा क्यों रहेगा, है ना। देखिए जरा, सपोज दैट मेरे पास एक लिथियम पॉजिटिव है, एक Na पॉजिटिव है ना, बताइए किसका आयनिक साइज ज्यादा बिगर रहेगा, सोडियम का, है ना, आपको पता ही है। तो ये लो, सोडियम को मैंने ये बना दिया और लिथियम बेटा स्मॉल रहेगा, तो ये लीजिए बना दिया। चार्ज बताएं दोनों पे कितना है, +1, इस पे भी +1। अब वाटर जो चारों तरफ जो घूम रहा था, है ना, उसको क्या दिखेगा, किस वाली चीज पे ज्यादा प्लस अच्छा दिखेगा, सोडियम वाले पे या लिथियम वाले पे? लिथियम वाले पे, क्यों? स्मॉल सी छोटा सा एटम है, उसके ऊपर बढ़िया से एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो चार्ज की जो डेंसिटी है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा है, यहाँ पे चार्ज की डेंसिटी काफी कम है। हालांकि उसके कंपैरिजन में तो कमी है, बट है नो डाउट ज्यादा, बट इसके कंपैरिजन में तो कमी है ना। तो छोटी जगह में ज्यादा चार्ज रखा है, यहाँ पे बड़ी जगह में उतना चार्ज रखा है, आपको क्या दिखेगा सर, इसके ऊपर ज्यादा चार्ज मुझे दिख रहा है, तो वाटर जो आएगा उसको तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा वाटर उसको घेर लेगा बढ़िया से। यस और नो? यहाँ पे देखो वाटर घेर तो रहा है पर उतना ज्यादा नहीं घेर पा रहा है जितना कि उसको घेर लिया है, ठीक है। तो आप मुझे खुद सोच के बताएं कि किस में ज्यादा एनर्जी बाहर रिलीज होगी, उस वाले में या इस वाले में? लिथियम वाले में, क्योंकि ज्यादा अट्रैक्शन हो रहे हैं ना नैन्सी बेटा, है ना। यहाँ पे अट्रैक्शन हो तो पा रहे हैं बट उसके कंपैरिजन में कम अट्रैक्शन हो पा रहे हैं ना। तो देखिए क्या दिख रहा है कि सर जितना छोटा साइज रहेगा इसका उतना ही ज्यादा एनर्जी बाहर रिलीज कर रहा है। तो बताइए क्या बोल सकते हैं कि सर हाइड्रेशन थेरेपी जो हमारी वो आर कैटाइन के जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना कम उतना ये हाइड्रेशन थेरेपी ज्यादा। और इधर देखो यहाँ भी तो हम वही चीज बोल सकते हैं क्या, कि सर हाइड्रेशन थेरेपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर माइनस, सेम चीज इधर भी आ गई है। बोलो सर माइनस में क्या अट्रैक्शन हो सकते हैं पॉसिबल? बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नेगेटिव चार्ज है तो वाटर में तो दोनों चीजें होती है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें होती हैं। ऑक्सीजन ले लो, हाइड्रोजन ले लो, अब ये क्या दिखेगा, अब पहले ऑक्सीजन के थ्रू अट्रैक्ट हो रहा था, अब कहाँ से अट्रैक्ट होगा, अब ये हाइड्रोजन की तरफ से अट्रैक्ट होगा। तो अट्रैक्शन तो हो ही रहे हैं, बस बदल गया ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ भी सेम वही चीज है। अब देखो दोनों को मैं अगर मर्ज कर दूं तो बताइए मैं क्या बोल सकता हूँ, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या दिखेगा आपको? तो सर हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है किसके लिए, ये किसके लिए थी बेटा, ये थी Cl- के लिए। अब मैं ऐड करके बता रहा हूँ किसके लिए, NaCl के लिए क्या होनी चाहिए। तो आप बोलेंगे क्या सर, ये ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, 1/r प्लस प्लस 1/r माइनस,
है ना। मैंने ये जो बीच में प्लस क्यों लगाया, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये अलग है, ये अलग है। ये वाली चीज देखो यहाँ पे ये क्या इंडिकेट कर रही है कि सर ये ना साथ में ही है, ठीक है। तो छोटा सा फॉर्मूला बन गया हमारे पास एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि देखो हाइड्रेशन थेरेपी NaCl के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/r प्लस प्लस 1/r माइनस। क्लियर है सभी को ये चीज, ठीक है। नोट इट डाउन फास्ट, फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं तो आपको और बेहतर समझ आएगा ये चीज। पहली बार पढ़ रहे हैं ना आप, है ना, तो बिकॉज जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनको तो ये प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, है ना। जो बच्चे नए आए हैं उनको शायद ये थोड़ा सा लग रहा है सर ये कहाँ से नया टॉपिक आ गया, है ना, क्योंकि आपने पहले पढ़ा नहीं इसलिए। कोई दिक्कत नहीं, बाकी मैं कोशिश जितना करूंगा आपको बेहतर से बेहतर समझ आए, ठीक है जी। हाइड्रेशन नहीं नहीं बेटा, वो तो अट्रैक्शंस पे डिपेंड करती है, राइट। हाँ सोडियम, हाँ नहीं ऐसा नहीं है, हम तो एक एक के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, हम नंबर ऑफ आइंस पे कंपैरिजन नहीं कर रहे। हम ये देख रहे हैं एक लिथियम वर्सेस एक सोडियम, हम उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। हो गया, आगे बढ़े, देख लिया। चलें भाई आगे, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगा सर सॉल्ट कब सॉल्यूबल होता है ना। तो देखो ज़रा, सपोज दैट मेरे पास ना एक सॉल्ट है MgCl2, सॉलिड फॉर्म में है ना। तो जब इसको मैं पानी में डिजोल्व करवा दूंगा तो बताइए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Mg2 प्लस एक्वस के फॉर्म में, और प्लस दो क्लोरीन थे तो क्या निकलेंगे 2Cl माइनस निकलेगा, वो भी किस फॉर्म में चले जाएंगे, एक्वस फॉर्म में, है ना। जब भी कोई रिएक्शन होता है तो कुछ ना कुछ इंथैल्पी जरूर निकलती है ना। पानी में घोल रहे हैं तो मैं क्या बोलूंगा सर इसकी क्या है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है इसकी, ठीक है। अब आप मुझे बताओ ये MgCl2 जो रहा होगा, क्या वो डायरेक्टली ऐसे हो गया होगा क्या, पानी में डाला घुल गया, तो उसमें कुछ स्टेप्स रहे होंगे, क्या क्या स्टेप रहे होंगे कि सर पहले तो मुझे ना इसको तोड़ना पड़ेगा क्योंकि चिपके चिपके रखे हैं एटम्स, है ना। तो पहले मैं इसको इतनी इंथैल्पी दूंगा कि ताकि सर ये टूट के आइंस बन जाए, और बाद में इन आइंस को क्या करूंगा मैं पानी में डिजोल्व करवा दूंगा। आप मुझे बताइए वो कौन सी ऐसी एनर्जी होती है जो सॉलिड को तोड़ के आइंस में कन्वर्ट कर देती है, अभी पढ़ा था हमने इंथैल्पी कौन सी वाली बेटा, लेटिस इंथैल्पी पढ़ा था। तो जितनी लेटिस इंथैल्पी अगर मैं इसको दे दूं तो क्या होगा, ये आइंस में टूट जाएगा, कौन कौन से आयन में टूट जाएगा, Mg2 प्लस वाला कौन सा गैसियस वाला फॉर्म में, प्लस दो निकलेंगे क्या Cl माइनस, वो भी किस फॉर्म में होंगे, गैसियस में। आप मुझे बताइए क्या ये डेल्टा एच लेटिस इंथैल्पी पॉजिटिव होगी नेगेटिव, यानी कि एंडोथर्मिक होगा ये या एक्सोथर्मिक होगी, एंडोथर्मिक, क्योंकि हम दे रहे हैं ना अपनी तरफ से, तो ये चीज क्या होगी एंडोथर्मिक, यानी ये हीट को अब्सॉर्ब करेगी तभी तो बॉन्ड टूटेंगे, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था बॉन्ड टूटना क्या होता है एंडोथर्मिक, बॉन्ड फॉर्म होना एक्सोथर्मिक, ठीक है। अब जैसे ही आइंस बन चुके हैं, अब इस क्या किया मैंने लिया बेटा इनको पानी में डिजोल्व करवा दिया, तो देखिए Mg2 प्लस को डिजोल्व करवाया तो क्या बन चुका है Mg2 प्लस एक्वस बन गया, मतलब पानी ने आके इसको चारों तरफ से बढ़िया से घेर लिया है। तो बताइए कौन सी इंथैल्पी यानी कौन सी एनर्जी बाहर निकलेगी, अभी पर हाइड्रेशन थेरेपी, डेल्टा एच हाइड्रेशन इंथैल्पी, और बिकॉज हीट दे रहे हैं अपने आप बाहर निकल रही है, अपने आप बाहर निकल रही है, क्योंकि हमने पढ़ा था जब बॉन्ड बनते हैं तो हीट बाहर निकलती है, तो उसके आगे साइन कौन सा लगाया जाएगा, नेगेटिव साइन लगाया जाएगा। इधर देखो Cl माइनस को लिया तो देखो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए डेल्टा एच हाइड्रेशन थेरेपी होनी चाहिए, साइन कैसा होना चाहिए नेगेटिव, और दो लोग थे तो क्या करेंगे इसको हम 2 से मल्टीप्लाई भी तो कर देंगे, डबल भी तो निकलेगी यहाँ से, यस और नो।
है कि नहीं, एक से निकली समथिंग कुछ और डबल कर दिया तो डबल से रिलीज हो रही। आप मुझे बताइए कि ये सॉल्ट अगर सॉल्यूबल हो रहा है तो सॉल्यूबल क्यों होना चाहिए। मैं दो फैक्टर दे रहा हूँ आपको, एक बोल रहा हूँ लैटिस एंथैल्पी, एक बोल रहा हूँ हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, आप मुझे बताइए कि अगर सॉल्ट पानी में अच्छे से सॉल्यूबल है तो इन दोनों में से कौन सा फैक्टर ज्यादा होना चाहिए, लैटिस एंथैल्पी या हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू लैटिस एंथैल्पी, यस और नो। तो ये तब होगा जब सॉल्ट क्या होगा आपका, सॉल्यूबल हो जाएगा। मैं आपसे कहूँ बेटा नहीं सॉल्ट हमारा सॉल्यूबल नहीं है या बहुत हल्का हल्का सॉल्यूबल है, तब बताइए कौन ज्यादा होना चाहिए, लैटिस एंथैल्पी या हाइड्रेशन एंथैल्पी। तब बोलेंगे सर लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है, इसी वजह से शायद ये टूट नहीं पा रहा है, और टूट नहीं पा रहा तो फिर गुलवाएंगे क्या है इसमें। हाँ समझ आ रही है, क्यों, क्योंकि कोई भी प्रोसेस जब कंप्लीट होती है, प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए हमारे लिए ज़रूरी होता है डेल्टा जी का नेगेटिव होना। ये पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। डेल्टा जी क्या होता है शोभन, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यस और नो। ठीक है, कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होती है, स्पॉन्टेनियस का मतलब खुद से कब होती है, उसके लिए ज़रूरी होता है कि डेल्टा जी हमारा कैसा हो, नेगेटिव हो जाए। यानी डेल्टा जी अगर नेगेटिव हो जाएगा तो प्रोसेस हमारी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, डेल्टा जी अगर पॉजिटिव रहेगा तो खुद से प्रोसेस नहीं हो पाती है। तो देखो टी तो टेम्परेचर हमेशा हम केल्विन स्केल में लेते हैं तो पॉजिटिव ही रहेगा। डेल्टा एस इंट्रोपी, इंट्रोपी मतलब डिग्री ऑफ रेंडमनेस, रेंडमनेस से मतलब कि सर सॉलिड पहले था अब देखो लिक्विड या पानी वाले स्टेट में आ गया है, तो कहाँ रैंडम फॉर्म ज्यादा है, सॉलिड में या पानी में। पानी में ज्यादा रैंडम फॉर्म में चीजें बिखरी हुई पड़ी, तो रैंडम फॉर्म अगर यहाँ पे ज्यादा है इसका मतलब इंट्रोपी यहाँ से इधर तक बढ़ रही है या कम हो रही है, यहाँ से इधर से आते आते बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे देखो सॉलिड फॉर्म में चीजें पास पास पैक रखी हैं, इधर आई हैं तो चीजें ओपन हो चुकी हैं, और ओपन हो गई मतलब सर यहाँ पे रेंडमनेस ज्यादा है, तो रेंडमनेस का जो ऑर्डर था वो यहाँ कम था, यहाँ देखो थोड़ा ज्यादा है, तो कम से ज्यादा मतलब बढ़ रहा है। जब भी कोई चीज बढ़ती है तो डेल्टा उसका यानी चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल में ज्यादा है या इनिशियल में ज्यादा है, नैन्सी फाइनल में ज्यादा है, तो ज्यादा वाली चीज से अगर मैं कम वाली चीज को माइनस करूंगा तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव। हाँ बताएं, कहा मैं फिर से ये पूछ रहा हूँ कि जो डेल्टा एस यानी इंट्रोपी की जो वैल्यू है बेटा, इंट्रोपी मतलब रेंडमनेस, रेंडमनेस यहाँ सॉलिड में चीजें रखी हैं तो एकदम क्लोज रखी हैं, मूव ज्यादा नहीं कर पा रही, इधर अच्छे से मूव कर पा रही, तो रेंडमनेस कहाँ ज्यादा है, सॉलिड में या लिक्विड में, लिक्विड में रेंडमनेस ज्यादा है। तो उधर से अगर अगर मैं इस तरफ अगर आता हूँ तो रेंडमनेस बढ़ रही है या कम हो रही है, बढ़ रही है, तो डेल्टा एस बताओ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो ये वाली चीज देखो पॉजिटिव, टेम्परेचर केल्विन स्केल में लेते हैं ये भी क्या रहेगा देखो पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होकर ये पूरा टर्म कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। आगे देखो नेगेटिव लगा मतलब सर ये टर्म हमेशा क्या रहेगा, पूरा पूरा, सर ये तो पूरा नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि आगे नेगेटिव लगा हुआ है, इतनी चीज हमेशा क्या है, पॉजिटिव। मैं चाहता हूँ डेल्टा जी मेरा नेगेटिव हो, उसके लिए जरूरी क्या है कि डेल्टा एच भी हमारा अगर नेगेटिव अगर हो जाता है तब तो पूरा काम हमारा हो जाएगा अच्छे से। मुझे चाहिए कि डेल्टा एच मेरा क्या रहे बेटा, नेगेटिव रहे, तो प्रोसेस हमारी हो जाएगी, अदरवाइज प्रोसेस नहीं हो पाएगी, है ना। अब देखो जरा, ये एंडोथर्मिक था तो पॉजिटिव साइन लें या नेगेटिव, पॉजिटिव लिया जाएगा। ये कैसा था, एक्सोथर्मिक, हाइड्रेशन थेरेपी, साइन क्या लिया देखो, नेगेटिव ऑलरेडी ले लिया। मैं चाहता हूं कि नेगेटिव रहे, इसका मतलब किसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, इस वाले की या इस वाले की, नेगेटिव वाली की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो हमारे ओवरऑल डेल्टा एच नेगेटिव रहेगा हमारा, यार राइट। तो अगर सॉल्ट सॉल्यूबल है मतलब प्रोसेस खुद से टूट के हो चुकी है, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ सर हाइड्रेशन थेरेपी अगर ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू व्हाट, लेटिस एंथैल्पी, सॉल्ट हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूबल हो जाएगा। अगर लेटिस एंथैल्पी ज्यादा रही मतलब इसकी वैल्यू क्या रही, पॉजिटिव रही ज्यादा, इसकी कम नेगेटिव हो पाई, तो बताइए क्या ये काम हो पाएगा क्या अच्छे से, काम नहीं अच्छे से हो पाएगा, तो सॉल्ट हमारा क्या रहेगा, या तो इनसॉल्यूबल रहेगा या बहुत हल्का हल्का ही सॉल्यूबल हो पाएगा। हल्के सॉल्यूबल को हम बोलते हैं बेटा स्पेरिंगली सॉल्यूबल, या फिर हम बोल सकते हैं सॉल्ट हमारा क्या है, इनसॉल्यूबल है। क्लियर है सभी को ये चीज। तो सॉल्ट अगर कोई भी सॉल्ट अगर पानी में घुलता है उसके लिए जरूरी क्या होता है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू लेटिस एंथैल्पी के कंपैरिजन। ठीक है, मतलब क्रिस्टल जो है वो इतना मजबूत ना हो जल्दी से टूट जाए, जल्दी से टूट जाएगा तो घुल जाएगा ना, सीधी सी बात है, इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है।
उसी चीज़ को थोड़ा सा टेक्निकल फॉर्म में बता दिया गया है। आप खुद सोच के देख लो, बड़ा सा एक नमक की कंकड़ी का आप एग्जाम्पल ले लो। मजबूत कंकड़ी है बहुत, या ऐसे मान के चलो कोई बड़ा सा मजबूत पत्थर है, एक बहुत लूज पत्थर है, दोनों को पानी में डालो, कौन जल्दी से टूटेगा, कौन जल्दी घुलना चाहेगा? लूज वाला ऑब्वियसली। मतलब लूज है मतलब ज्यादा अच्छी पैकिंग है नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा सर इसकी लैटिस एंथैल्पी काफी कम है। ज्यादा मजबूत क्रिस्टल है मतलब तो इसकी लैटिस एंथैल्पी बहुत ज्यादा, बहुत तोड़ना पड़ेगा मुझे, तो कौन पहले घुलेगा? ये वाली तो घुलेगा। दैट्स वही चीज है और कुछ अलग चीज नहीं है, बस उसको अलग फॉर्म में लिख के बता दिया गया। क्लियर है ये चीज? समझ आ गई सबको? डाउट इससे रिलेटेड पूछ लीजिए, नहीं तो नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, ये डायग्राम बना लीजिए, फिर ये मैं स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ अभी आपको। हो गया? हो गया बेटा? री नोट। लिख लिया? चलिए छोटे से पॉइंट बना के लिख लीजिए ताकि चीजें आपको याद रहे। इफ सॉल्ट इज soluble in water, if salt is soluble in water, if salt is soluble in water, then we can generally say that, then we can generally say that hydration enthalpy is greater than lattice enthalpy. Then we can generally say that hydration enthalpy is greater than lattice enthalpy. And एक और point, if salt is sparingly soluble, if salt is sparingly soluble or almost insoluble or almost insoluble, then almost insoluble, then lattice enthalpy is greater than hydration enthalpy. ठीक है, चलिए अब इसको इरेज करते हैं और हम सीखते हैं कैसे कैसे हम इसका चेंज करेंगे, तो कैसे कैसे सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी। पहला केस डालेंगे इसमें, केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट लिखिए जरा। कीपिंग एनाइन टू बी सेम, कीपिंग anion to be same, comma, varying metal ions, keeping anion to be same, varying metal ions, varying metal ions, full stop, also taking
taking large size difference between ions, also taking large size difference between ions, फुल स्टॉप। नीचे एग्जांपल लिख लीजिए। लार्ज एनाइंस का मतलब, लार्ज आइंस में जैसे कि हम कोई एनाइन लेके चलते हैं, है ना, एनाइन लिख लीजिए। लार्ज एनाइंस लाइक, एग्जांपल लिखेंगे आई माइनस, आयोडीन माइनस, सल्फेट SO4 2 माइनस, सल्फेट CrO4 2 माइनस, ClO4 माइनस, एटसेट्रा। ठीक है, क्लियर? चलिए देखिए फर्स्ट केस क्या बोलता है कि हम एक काम कर रहे हैं, हम मेटल आइंस को चेंज करते चले जा रहे हैं, एनाइंस को हम सेम रखते जा रहे हैं, और ध्यान में क्या रख रहे हैं कि कैटाइन और एनाइन के बीच में साइज डिफरेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, है ना। जैसे कि हम मान के चल रहे हैं कि आर माइनस जो हमारा बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आर प्लस के कंपैरिजन, मतलब हमने एक बड़ा एनाइन ले लिया और दोनों, और छोटा सा एक कैटाइन ले लिया, एनाइन वही रखा और कैटाइन का साइज हम बदलते चले जा रहे हैं ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखाओ LiI लिखाओ, अब देखो लिथियम बहुत छोटा सा है, आयोडीन काफी बिगर है। अब इसको तो मैं सेम ही रखूंगा, बट यहाँ पे क्या बदल दिया मैंने, NaI कर दिया, फिर क्या कर दिया कि आई कर दिया। तो ऐसे अगर कोई केस आते हैं यानी जिनमें साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं कि सर कैटाइन तो हमारा बहुत बड़ा सा फिक्स हो, छोटे छोटे एनाइंस को मैं बार बार बदलता चला जाऊं, है ना। तो आप देखिए जरा ध्यान से, एनाइन तो देखो बेटा सेम है, कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। टॉप से बॉटम अगर मैं मूव करता हुआ अगर आता हूं, तो बताइए लेटिस एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ती है या घटती है? जितना छोटा आयन रहेगा बढ़िया से पैक हो जाएगा, लेटिस एंथैल्पी उसकी उतनी ही है ज्यादा रहेगी ना उसकी। लिथियम की लेटिस एंथैल्पी ज्यादा बढ़िया है। और हाइड्रेशन के बारे में पूछा जाए तो लिथियम देखो लेटिस एंथैल्पी और टॉप से बॉटम आने पे ये डिक्रीज कर रही है, यस और नो। और हाइड्रेशन एंथैल्पी पूछूं बेटा, ये बताओ, ये छोटा सा आयन था, चार्ज इस पे ज्यादा था, नीचे हम आ रहे हैं तो साइज बढ़ता चला जा रहा है, चार्ज भी बढ़ता चला जा रहा है, तो चार्ज की डेंसिटी तो कम हो गई ना हमारी। तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि सर हाइड्रेशन थेरेपी भी नीचे आने पे क्या हो रही है, घटती चली जा रही है। लेटिस एंथैल्पी भी घट रही है और हाइड्रेशन एंथैल्पी भी घट रही है। हमें कैसे पता पड़ेगा कि सॉल्युबिलिटी अच्छी होगी या खराब होगी? क्योंकि लेटिस एंथैल्पी जब घटती है तो बताइए सॉल्युबिलिटी बढ़ती है या कम होती है? बढ़ती है। लेटिस एंथैल्पी जब कम हो रही है तो सॉल्युबिलिटी, ये वाला फैक्टर तो देखो सॉल्युबिलिटी क्या कर रहा है बेटा, बढ़ा रहा है। और ये जब घट रही है तो ये सॉल्युबिलिटी क्या कर रहा है, ये घटा रहा है। हमें कैसे पता पड़ेगा सर बढ़ेगी ओवरऑल या घटेगी, है ना। चलिए तो उसके लिए हम एक छोटा सा मॉडल कैलकुलेशन करेंगे, देखेंगे कि सर कितना कितना चेंज आना चाहिए। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए मॉडल कैलकुलेशन, ताकि हमें पता चले कि कौन ज्यादा बढ़ रहा है कौन ज्यादा घट रहा है ना। तो चलो एग्जांपल के तौर पे मैं एक काम करता हूँ, एक कैटायन का हम अप्रोक्सीमेटली साइज ले लेते हैं, कितना, 1 एंगस्ट्रॉम का। एक एनाइन का ले लेते हैं लेट्स से 10 एंगस्ट्रॉम का साइज, है ना, मान लिया। टॉप से बॉटम हम चलते जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है सर इसका आयनिक साइज बढ़ता चला जा रहा है, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया। हमने मान लिया सर वन से बढ़ के कितना हो चुका है, ये 2 एंगस्ट्रॉम हो गया। एनाइन तो हमने वही रखा तो ज्यादा कोई चेंज आया नहीं। अब करके देखते हैं जरा लेटिस एंथैल्पी कितना परसेंटेज चेंज हो रही है और हाइड्रेशन एंथैल्पी कितना चेंज होती है ना। तो चलो याद करो जरा, लेटिस एंथैल्पी के लिए मैंने क्या बताया था, 1/R प्लस प्लस R माइनस, क्लियर है। और हाइड्रेशन एंथैल्पी के लिए, हाइड्रेशन एंथैल्पी के लिए 1/R प्लस प्लस 1/R माइनस, क्लियर है ये चीज। ठीक है, अब करके देख लो जरा, पहले कितनी थी इसमें, परसेंटेज चेंज ही तो निकालना हमें। परसेंटेज चेंज, कितना चेंज आना चाहिए, है ना। इधर भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज चेंज मुझे फाइंड आउट करना है, क्लियर। जरा पुट करके देखें वैल्यू कितनी आनी चाहिए। 2 एंगस्ट्रॉम बेटा, ये इसका आयनिक साइज है, मैंने चेंज कर दिया है। ठीक है, फटाफट वैल्यू रखें, परसेंटेज जरा कैलकुलेट करें, निकाल कितना चेंज आया। करिए जरा एक बार, नहीं होता तो मैं बताता हूँ, आप ट्राई कर सकते हैं, करें जल्दी से।
परसेंटेज चेंज कैसे निकाला जाता है बेटा? कितना चेंज हुआ है डिवाइडेड बाई पहले कितना था और इनटू 100, ऐसे तो करते हैं अपन। ठीक है, बताइए जरा करके बताएं। हो गया? कर पाएंगे या बताऊं करके कैसे करेंगे? कर पाएंगे? है? नहीं हो पाएगा? चलो देखो जरा। चलिए देखते हैं। पहले कितना था? पहले मतलब 1 अपॉन आर प्लस देखो कितना था, 1 प्लस आर माइनस कितना था देखो 10। ये तो देखो सर पहले था, माइनस बाद में कितना हो गया 1/2 और प्लस 10। यस और नो? डिवाइडेड बाई पहले कितना था शुरुआत में, ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है? तो चेंज रिप्रेजेंट कर रही है ना। पहले कितना था और बाद में कितना, दोनों का डिफरेंस यानी कितना परसेंटेज बढ़ा है। अब परसेंटेज अगर निकालना तो क्या करेंगे, डिवाइड करना पड़ेगा मुझे किसके साथ, ओरिजिनल के साथ कंपैरिजन भी तो करना है। तो 1/1 + 10 और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यस होना? कशिश क्लियर हुआ ये चीज़? इधर देखो, यहाँ बताओ कैसे निकालना चाहिए, जल्दी से बताओ। पहले कितना था, यानी 1/r प्लस कितना था देखो 1 प्लस 1/r माइनस कितना था बेटा देखो 10। बाद में कितना हो गया तो दोनों का चेंज निकाल लेते हैं, 1/2 प्लस 1/10 डिवाइडेड बाई वॉट, पहले कितना था यानी 1/1 प्लस 1/10। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे अब हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यस और नो? कर सकते हैं सॉल्व? अब तो कर सकते हो सॉल्व। बताइए जरा करके कितना आएगा, इसका निकाल के बताओ चेंज, और इसका भी निकाल के बताओ कितना चेंज आएगा। वो सॉल्व? ये तो देखो 1/11 आ जाएगा सीधा सीधा, माइनस ये कितना आ जाएगा 1/12 डिवाइड बाई 1/11। कर लो भाई, कितना है, क्या मुश्किल है इसमें। एलसीएम ले लो इसका, 12 माइनस 11 1 बचेगा, यानी 1/, सीधा सीधा आ जाएगा 1/11 इंटू 12 डिवाइड बाई 1/11, कैंसिल आउट हो गया। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर ही रखा है, कितना आ जाएगा 100/12 आ जाएगा सीधा सीधा, है ना। 8 समथिंग क्या होता है, 3 तो समथिंग बताओ, 8.3 समथिंग कुछ ऐसा आएगा, इतना ही तो आएगा। अरे 100/12 करो, 12 8 जा 96, 4 बचेगा, पॉइंट टू के 40 हो जाएगा, 12 3 जा 36 लगभग। तो 8.3% चेंज है किसके अंदर, लैटिस एंथैल्पी के अंदर। ठीक है, चलो इधर बताओ जल्दी से कितना, देखो 1/10, 1/10 तो कट जाएगा, माइनस लगाया ना बीच में, तो ये 1/1 प्लस 1/10 -1/2 -1/10, तो 1/10 1/10 खत्म, बचेगा क्या 1/1 -1/2, यानी ऊपर कितना बचेगा, एक में से आधा जाएगा, कितना बचेगा, हाफ ही तो बचेगा। डिवाइड बाई वॉट, इन कैल्शियम ले लो, 10 1 10, 11/10 और इंटू 100 करके देखो जरा कितना आएगा। बताओ जल्दी से आंसर।
हो गया? अरे फर्स्ट फोर सेकंड थर्ड कर लो भाई। हाँ 45 है ना, अप्रोक्सीमेटली आएगा बेटा इसका लगभग 45% है ना। अब आप देख लो एक फैक्टर क्या कह रहा है कि लेटिस एंथैल्पी देखो टॉप से बॉटम जाने पे कितनी घट गई, 8.3% घट गई। और दूसरा फैक्टर क्या बोला, हाइड्रेशन एंथैल्पी कितनी घट गई बेटा देखो 45%। आप किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, 8.3 को या 45 वाले को? 45 वाले को। मतलब अगर हम सिंपली सिंपली ये बोल सकते हैं कि देखो टॉप से बॉटम आने पे है ना, जैसे ये वाला केस लिया हो, एल आई आई लिया हो है ना, एन ए आई लिया हो, के आई लिया हो, पोटेशियम रुबिडियम है ना, सीजियम आयोडाइड अगर लिया हो, तो टॉप से बॉटम आने पे लेटिस एंथैल्पी भी देखो घट रही है हमारी, और हाइड्रेशन एंथैल्पी भी घट रही है। आप किसको प्रेफरेंस देंगे, लेटेस्ट वाले को या हाइड्रेशन वाले को? तो आंसर है सर इसकी वैल्यू देखो बहुत ज़्यादा आई है, तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे, हाइड्रेशन वाले को। मतलब अब हम हाइड्रेशन वाले को देखेंगे, इसको हम इग्नोर मार देंगे है ना। हाइड्रेशन थेरेपी अगर घटती है तो बताइए सॉल्युबिलिटी बढ़ती है या घटती है? हाइड्रेशन थेरेपी घट रही है बेटा, तो हाइड्रेशन बढ़ेगा या कम होगा? घटेगा। हाइड्रेशन कम होगा यानी कि सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो मैं क्या बोलूंगा कि सर टॉप से बॉटम आने पे इनकी पानी के अंदर जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो रही है, कम होती चली जा रही है। क्लियर है ये चीज़? इजी है? मुश्किल लग रही है क्या? मुश्किल लग रहा है केस क्या? नहीं, हर बार इतना नहीं करेंगे दोस्त, देख के घबराया मत करो कोई बड़ी चीज, सर बाप रे बाप इतना क्या कर। हर बार ऐसा नहीं करना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि जब कैटाइन एनायन का साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है ना, तब टॉप से बॉटम जाने पर हम किसको प्रेफरेंस देते हैं? तो आंसर है सर हाइड्रेशन थेरेपी, बस बात खत्म। अब आप हाइड्रेशन थेरेपी तो निकाल सकते हैं ना, बस सीधे बोलो हाइड्रेशन थेरेपी कम हो रही है सर, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, इसमें सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। आपको बस ये करना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि किसको प्रेफरेंस क्यों दिया जाता है, तो रट्टा नहीं लगाना होता है, सीधा समझना होता है। क्लियर है सभी को ये चीज? ठीक है, नोटेड डाउन फास्ट। तो सबसे बढ़िया पानी में सॉल्युबल कौन, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। डन? क्लियर है? अरे हाँ ना तो बोल दो, आवाज क्यों चली गई? लिख लिया? चलिए स्टेट इरेज कर, हटा दो। लिख लिया, ये लिखना है अभी? लिखो जल्दी से, जल्दी करो थोड़ा है ना। चले आगे? डन है? चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। अब देखते हैं केस नंबर 2। पहला केस आपको समझ आ गया, नेक्स्ट हेडिंग डालिए केस नंबर 2। अब इसमें आपको खुद को कैलकुलेशन करनी रहेगी, मैं आपको हिंट दे दूंगा, कैलकुलेशन आप लोग करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालिए केस नंबर 2। अब दो केस नंबर 2 क्या बोल रहा है, पहला वाला केस क्या था, जब कैटायन एनायन का साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा था, और दूसरा केस क्या रहेगा, कैटायन एनायन का साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल में देखो LiF देख लीजिए, तो फ्लोरीन का भी साइज कम है, लिथियम का भी कम है, तो लगभग लगभग सेम है, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे लिथियम और आयोडीन में देखो तो क्या दिख रहा था, बहुत ज्यादा साइज डिफरेंस था, यहाँ पे साइज डिफरेंस काफी कम रहेगा है ना। अब यहाँ पे देखो हम किसको मैटर करेंगे, लेटेस्ट एंथैल्पी को देखेंगे या हाइड्रेशन एंथैल्पी को देखेंगे है ना। तो अपन एक काम कर लेते हैं सर, फिर से कैलकुलेशन करके देख लेते हैं मॉडल कैलकुलेशन क्या रहेगा है ना। तो इसमें हम देखेंगे मॉडल कैलकुलेशन, और इस बार अब अपन क्या कर रहे हैं, कैटायन की रेडियस को कितना लिया था पिछली बार, 1 लिया था, इस बार भी अपन कितना ले लेते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम। एनायन का पिछली बार हमने बहुत ज्यादा लिया था ना, 10 के लगभग, इस बार लगभग लगभग बराबर लेंगे, तो मैंने कितना ले लिया, लेट्स से 1 एंगस्ट्रॉम। क्लियर?
उसके बाद हमने क्या किया था, कैटायन की रेडियस को बढ़ाया तो धीमे धीमे आगे बढ़ते चले गए। तो अब नेक्स्ट कैटायन कौन आना चाहिए, लिथियम के बाद सोडियम आना चाहिए था। तो साइज हमने बढ़ा के अंदाजे से कितना लिख दिया, लगभग सर ये हो गया कितना, 2 एंगस्ट्रॉम, करेक्ट। तो ये सेम चीज है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, वही कैलकुलेट करना है जो हम पहले कैलकुलेट करते थे। क्या क्या, पहला चेंज निकालना है परसेंटेज चेंज इन लेटिस एंथैल्पी, और दूसरा निकालना हमें परसेंटेज चेंज इन हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्लियर है ये चीज, तो करके देख लो फटाफट। ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1/r प्लस प्लस r माइनस, और ये रहता है आपका 1/r प्लस प्लस 1/r माइनस। जैसे पहले किया था पुराने वाले में, डिट्टो से हम करेक्ट करिए और बताइए जरा कि इस बार हम किसको प्रेफरेंस देंगे, या कौन ज्यादा है कौन कम, कितने परसेंटेज से आ रहा है निकल के, है ना। करिए जल्दी से कैलकुलेट और बताएं मुझे आंसर। कितना 0% चेंज आएगा बेटा, ऐसे कैसे आएगा 0% चेंज। चेक करिए पहले, इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइड बाई ओरिजिनल, और परसेंटेज के लिए इनटू 100 करेंगे, है ना। करके बताएं जल्दी से। कितना, 5.0, नहीं इतना नहीं आएगा बेटा। आपका आया कस नहीं, चलो देखो जरा फटाफट जल्दी से करके बता देता हूँ। देखो जरा, पहले कितना लेंगे, इनिशियल वन, यानी 1/, पहले कितना है r प्लस 1 था, 1, r माइनस कितना है 1, माइनस 1/2 प्लस 1, यही किया है, डिवाइड बाई 1/1 प्लस 1, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, ठीक है ना। चलो इधर देखो क्या करना है मुझे, 1/1 प्लस 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/1, एनाइन सेम है, कैटायन बदला है बस, डिवाइड बाई 1/1 प्लस 1/1 इंटू 100। क्लियर है, यही किया है आप लोगों ने, सबने यही किया है, कुछ और भी लिखा है। हाँ तो फिर देखो आ जाना चाहिए। ये कितना आ जाएगा, 1/2 माइनस 1/3 डिवाइड बाई 1/2, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। एलसीएम ले लो इन दोनों का, कितना आएगा, 3 इधर 2 इधर, 1/6 आएगा ना। तो ऊपर आ जाएगा कितना, 1/6, नीचे आ जाएगा 1/2, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड कर लो, 2/3 इंटू 100, बेसिकली 2/6 इंटू 100 आएगा ना। देखो फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड, 2/6 का मतलब 1/3, तो 1/3 इंटू 100 कितना आ गया, यानी 100/3,
3 तो है, और 100/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 33.3%। तो इसकी वैल्यू होगी 33.3%। किसकी वैल्यू आई है, 33.3%, लेटेस्ट एंथैल्पी का आया है। ठीक है, चलो इधर देखो ज़रा, ये कितना होना चाहिए, 1/1 + 1/1, यानी कि 1 + 1 कितना है, 2 आ गया, और 2 प्लस ये कितना है, अरे ऐसे कर लो ना, ये तो ये खत्म हो जाएगा, 1 - हाफ कितना बचेगा, हाफ ही तो बचेगा, ये लो हाफ, डिवाइड बाई कितना आ गया, 1/1 + 1 यानी 1 प्लस कितना 2 ही तो आया है, और इंटू 100, ये देख लो कितना आ गया, हाँ, फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड, 1/4 इंटू 100, 1/4 इंटू 100 मतलब 25% ही तो हुआ या कि ये सोनो। ठीक है, अब देखो एक 33% और एक 25%, किसको ज़्यादा माना जाएगा, लेटेस्ट एंथैल्पी को, है ना। तो अब इस केस में हम किसको प्रेफरेंस देंगे बेटा, लेटेस्ट एंथैल्पी प्रेफरेंस देंगे। तो आप मुझे बताइए, टॉप से बॉटम आने पे लेटेस्ट एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ती है या घटती है, घटती है, और लेटेस्ट एंथैल्पी के कम होने की वजह से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है या कम होती है, सॉल्युबिलिटी अगर लेटेस्ट एंथैल्पी बेटा अगर कम होती चली जा रही है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो अब टॉप से बॉटम तक आके मैं क्या बोलूंगा कि सर अब हमारी सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है बेटा, अब बढ़ रही है। पुराने केस में हमने किसको प्रेफरेंस दिया था, हाइड्रेशन थेरेपी को, तब सॉल्युबिलिटी कम होती रही थी। तो हम देखो हमारे पास एक सिंपल सा एक फंडा निकल के आ गया, हमें इसको बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि जब कैटाइन और एनाइन का साइज डिफरेंस जब बहुत ज़्यादा है तो हम किसको प्रेफरेंस कर देते हैं, हाइड्रेशन थेरेपी को। जब कैटाइन एनाइन का साइज डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है या ऑलमोस्ट रेंज में है, तब किसको प्रेफरेंस दिया जाता है, लेटेस्ट एंथैल्पी का प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, लेटेस्ट एंथैल्पी कम होती है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती है तो सॉल्युबिलिटी भी कम होती है। ठीक है, समझ आ गई सबको, ये चीज़ क्लियर है। चलिए फटाफट जल्दी से नोट कर लो जिस बच्चों को नहीं आया है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो क्वेश्चन करें, इसका स्टेटमेंट लिखवा दूं क्या, ये समझ आ गया आप लोगों को, लिखवा दूं स्टेटमेंट, है ना। चलिए लिखिए फटाफट इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए, ये नोट हो गया। ठीक है, इरेज कर रहा हूँ। कशिश ऊपर से तो नहीं जा रहा बेटा, थोड़ा ज़्यादा तो नहीं हो रहा सिलेबस, है ज़्यादा हो रहा है, पढ़ा था आपने, हाँ, नहीं नहीं वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है आपके, हाँ, नो, चलो एक स्टेटमेंट बना के लिख लेते हैं जल्दी से, चलो यहाँ सीख लो आप, है ना, अच्छे से स्टेटमेंट लिखिए जल्दी से। इन सच केस, इन सच केस when, in such case when size difference is small, in such case when size difference is small, comma, decrease in lattice enthalpy, decrease in lattice enthalpy is more sharp, decrease in lattice enthalpy is more sharp, and hence solubility increases, and hence solubility increases when lattice enthalpy decreases। ठीक है, हो गया नो। चलिए एक दो सवाल कर लेते हैं अपन, है ना। तो क्वेश्चन लिखेंगे जल्दी से, क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। NaI, KI, RBI एंड CSI, है ना। आपको बताना है सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा इसके अंदर। एक सवाल और है, BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4, BaSO4। ठीक है, ये दो सवाल आपको दे रखे हैं, और बताइए बेटा सॉल्युबिलिटी क्या होनी चाहिए। और साथ से एक सवाल और भी दे देता हूँ, LIF, NAF और KF, है ना।
क्या और सोचें समझें ध्यान से और आराम से बताएं अच्छे से। क्या? मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना बताना है आपको कि सर सॉल्युबिलिटी लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ेगी या घटेगी, ये आपने बताना है मुझे। अब वो आपको अंडरस्टैंड करना है कि लैटिस एंथैल्पी लगानी है या हाइड्रेशन एंथैल्पी लगानी है, ये आपके ऊपर है। क्या हुआ विकास बाबू? खोपड़ी गर्म हो गई क्या? है? लोड ज़्यादा पड़ गया नहीं? सर्दियाँ आ रही हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है ना? गर्मियों में समस्या ज़्यादा हो जाती है थोड़ी, है ना? एसी चलती रहती है। बताइए नैन्सी बेटा, फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप बताइए। देखो, उसमें वही बताया था कि साइज डिफरेंस अगर ज़्यादा है ना? आप मैंने बाद में रिपीट भी किया था, आप शायद सुना नहीं होगा। जब साइज डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है तब हम हाइड्रेशन थेरेपी को प्रेफरेंस देते हैं। जब साइज डिफरेंस कम होता है तब हम लेटिस एंथैल्पी वाले फैक्टर को ज़्यादा ध्यान में रखते हैं। ठीक है, अब आप देख लीजिए NaI में क्या साइज डिफरेंस कम है या ज़्यादा है? ज़्यादा है, तो किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा? हाइड्रेशन थेरेपी को। तो सोडियम, देखो सब में एनाइन तो सेम ही दिख रहा है आपको, कैटाइन बस बदलता जा रहा है, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम। तो लेफ्ट से राइट अगर मैं जा रहा हूँ तो ये साइज बढ़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है कैटाइन का? कैटाइन का साइज तो देखो बढ़ता चला जा रहा है ना, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम फिर सीजियम, कैटाइन का साइज बढ़ता है। और हमने क्या पढ़ा था कि हाइड्रेशन थेरेपी जो होती है साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही तो होती है। लिथियम का सबसे बढ़िया हाइड्रेशन थेरेपी था, छोटा आयन था, ज्यादा पानी चिपक पा रहा था उसके चारों तरफ। यहाँ पे सबसे छोटा कौन है? सोडियम है, फिर पोटेशियम बड़ा है, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। तो ये इनका साइज अभी तो बढ़ता चला जा रहा है, पर पानी चिपकने की जो टेंडेंसी है वो ज्यादा है या कम है? वो तो कम होती चली जा रही है ना, तो सॉल्युबिलिटी घटती चली जा रही है। तो जाहिर सी बात है ये ज्यादा सॉल्युबल होगा, फिर ये, फिर ये। तो लेफ्ट साइड जाने पे ऑर्डर कैसा है? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग ऑर्डर है सॉल्युबिलिटी का। क्लियर है ये चीज? क्लियर हुआ कशिश? नेक्स्ट ये बताएं विकास, बताइए बेटा सेकंड वाला क्या दिख रहा है? सल्फेट मैंने लिखवाया था अभी, सल्फेट का साइज बड़ा है या स्मॉल है? काफी बिगर एनाइन के अंदर आ रहा है। एक सल्फर भी है, चार चार ऑक्सीजन लगे, तो बड़ा एनाइन हुआ कि नहीं हुआ? छोटा है ये बेरिलियम। तो आप बताइए साइज डिफरेंस कम है या ज्यादा है? साइज डिफरेंस ज्यादा है, तो किसको प्रेफरेंस दी जाएगी? हाइड्रेशन एंथैल्पी को। तो हाइड्रेशन बताइए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम में किसकी हाइड्रेशन थेरेपी ज्यादा है? हाइड्रेशन थेरेपी उसकी ज्यादा होती है जिसका आयनिक साइज कम होता है। पानी में जाओगे तो बढ़िया से पानी चिपक पाएगा ना। तो बताइए बेरिलियम मैग्नीशियम में कौन बढ़िया से पानी में चिपकेगा? बढ़िया से बेरिलियम। तो किसकी सॉल्युबिलिटी बढ़िया हुई? बेरिलियम की ना बेटा। तो इसका भी ऑर्डर क्या हुआ? डिक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी। समझ आ रही बात आप लोगों को? यस और नो? कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। आओ जरा नेक्स्ट सवाल, LIF, NAF और KF आप बताएंगे बेटा, बताइए। अब लिथियम और फ्लोरीन है, क्या साइज डिफरेंस ज़्यादा है? ज़्यादा नहीं है, तो हम किसको आप काउंट करेंगे? लैटिस एंथैल्पी को। बताइए लैटिस एंथैल्पी मतलब सर जितना छोटा आयन बढ़िया से चिपक पाएगा, बढ़िया से क्रिस्टल मजबूत बनाएगा। तो लेफ्ट से राइट जाने पे लैटिस एंथैल्पी बताओ बढ़ रही है या कम हो रही है?
कम होती जा रही है, और लेटेस्ट एंथैल्पी कम होने की वजह से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है या कम होती है? बढ़ती है। तो उसका मतलब सर इसकी लेटेस्ट एंथैल्पी सबसे कम है, इसका मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो ये लेफ्ट से हटाने पे ऑर्डर क्या हो गया? इंक्रीजिंग ऑर्डर। आगे बात समझ में? अब आपको मॉडल कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी क्लियर है सभी को? डाउट है एक बार तो पूछ लो जल्दी से। आई गेस बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर दी चीज़ें, सबको बहुत अच्छे समझ आ गया हो। फिर भी अगर क्वेश्चन अराइज होता तो पूछ लीजिए आप लोग। चलें अब, चलें नेक्स्ट है। तो ये हो चुका है आपका। हाँ, इसमें हमने हैलाइड्स को काउंट नहीं किया है, बेरिलियम की, यानी हैलाइड्स मतलब जैसे BeF2 ले लिया जाए, है ना, तो ये बेरिलियम की क्या है? हैलाइड ही तो। BeCl2 ये क्या है? हैलाइड। हैलाइड मतलब क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर जुड़ती है बेरिलियम के साथ में, तब उनके केसेस में हम इस वाले फैक्टर को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हाइड्रेशन एंथैल्पी और लेटेस्ट एंथैल्पी किसके लिए पढ़ा जाएगा? एल्कली मेटल के सॉल्ट्स, एल्कलाइन मेटल के सॉल्ट्स, किसको छोड़ के? बेरिलियम की हैलाइड्स को छोड़ के। ये कहाँ पढ़ेंगे हम? सेकंड वाले फैक्टर हम पढ़ेंगे, जो कि रहेगा हमारा एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन के अंदर। क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट आप डाल आते हैं सेकंड वाले फैक्टर पे। हेडिंग डालिए सेकंड फैक्टर, यानी बी वाला, जो कि कौन सा था? एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन। और इसको ही बेटा अपन बोलते हैं फजान से जेड, कुछ भी लिख लो यार, है ना, पोलराइजेशन। इसको हम पढ़ते हैं फजान्स रूल के नाम से पढ़ते हैं, ठीक है। ये फजान्स रूल होता है जो कि हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए हो गया। चलो अब देखते हैं, आप सारे बच्चे इधर देखेंगे ध्यान से। एक मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज दैट मैंने एक एग्जांपल लिया है, एक छोटा सा बेटा कैटाइन ले लिया मैंने यहाँ पे, एक बड़ा सा मैंने एक एनाइन ले लिया, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से, ये जो एनाइन है इसके इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते रहे, इस तरीके से घूम रहे हैं, बड़ा क्लाउड है। न्यूक्लियस इसका यहाँ पे, इसका न्यूक्लियस देखो बिल्कुल यहीं पे है ना, पॉजिटिव चार्ज है। ये वाले इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा के इधर उधर घूमते हुए आ रहे हैं, जो यहाँ पे हैं इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से घूम रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन किसके ज्यादा पास है? इस वाले न्यूक्लियस के या इस वाले न्यूक्लियस के? इस वाले के ज्यादा पास है, क्योंकि सर ये बाहर आ गया है ना। ये सर दूर है काफी, तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे। इस पे चार्ज देखो पॉजिटिव है, इस पे चार्ज क्या है? नेगेटिव। प्लस माइनस हम सबको पता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब ऐसे घूमते घूमते आ रहे होंगे, घूम रहे होंगे, इस प्लस ने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करी होगी, अट्रैक्ट करने की कोशिश करी, तो ये इलेक्ट्रॉन कूद के इधर तो नहीं आ पाए, पर हाँ थोड़ा सा रास्ता घूम के भटकना जरूर शुरू हो गए ऐसे। कुछ बात समझ आ रही है? ऐसे घूम रहे हैं बट उधर आके थोड़ा सा आ रहे हैं। क्लियर बात समझ आ रही है? ऐसे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बीच का, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर आता जा रहा है हल्के हल्के से, और धीमे धीमे इधर अगर आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर में देखो घूमना घूमना हल्का हल्का स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इस वाली न्यूक्लियस ने इसको इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया है। बात समझ आ रही है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लिया है, तो आप याद करिए कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड बनता है या कोवलेंट बॉन्ड बनता है? कोवलेंट बॉन्ड बनता है। इलेक्ट्रॉन जब परमानेंटली ट्रांसफर हो जाता है तब बनता है आयनिक बॉन्ड। मतलब कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था इस वाले एटम का, थे तो देखो प्लस माइनस, तो जाहिर सी बात होना कौन सा चाहिए, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड होना चाहिए था। बट ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये खिंच के इसकी तरफ पहुंच गया है, और चक्कर तो काट रहा है, पर घूमते 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 थोड़ा बहुत कभी कभी इधर भी चक्कर लगा के चला आ रहा। मतलब सर क्या ये कोवलेंट बन गया है क्या? नहीं, कोवलेंट नहीं बना है, पर कोवलेंट करेक्टर थोड़ा सा जरूर आ गया है। परफेक्टली कोवलेंट नहीं बन पाया, बट थोड़ा कोवलेंट करेक्टर जरूर आ गया है ना। तो कोवलेंट करेक्टर अगर आ गया, इसका मतलब सर अच्छा यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये क्या हो चुका है? ये पोलराइज हो चुका है। पोलराइज का मतलब इधर भी है और उधर भी थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होकर उधर भी जा रहा है ना। तो इसकी वजह से यानी कोवलेंट करेक्टर आ गया, और कोवलेंट करेक्टर अगर आ जाता है तो बताइए जाहिर सी बात है कि सॉल्युबिलिटी बढ़नी चाहिए, कम होनी चाहिए? सर कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट तो होना ही चाहिए, है ना। तो कोवलेंट करेक्टर अगर आ जाता है तो जाहिर सी बात है सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि पहले चीज क्या थी? परफेक्ट प्लस माइनस था। अब क्या उतना प्लस माइनस रह पाएंगे क्या? नहीं सर, उतने प्लस माइनस तो नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि सर थोड़ा बहुत कोवलेंट करेक्टर इसके अंदर आ गया। कोवलेंट बॉन्ड समझते हैं बेटा नैंसी आप?
है ना, इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, जहां इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं वहां पे चार्ज थोड़ा कम, बेसिकली एक तरीके से बोला जाए तो नहीं बनता है ना, और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तब वहां पे चार्ज अराइज हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे चार्ज को इन्होंने कुछ इफेक्ट किया तो जाहिर सी बात है इनकी सॉल्युबिलिटी भी कुछ ना कुछ इफेक्ट होगी। इसी रूल को क्या कहा जाता है? पजांस रूल कहा जाता है। मतलब ये जो कैटाइन है ये बगल वाले किसी बड़े एनाइन से अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को थोड़ा सा खींच के अपनी तरफ भी शेयर करवा लेता है। इसी फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं? पजांस रूल, यानी कि एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन कहा जाता है। क्लियर है ये चीज सभी को? ठीक है। अच्छा सर, ये पोलराइजेशन किस किस पे डिपेंड करता है? ऐसा थोड़ी ना कोई भी कर लेगा कि कुछ नहीं, किसी पे तो डिपेंड होना चाहिए ना। तो पोलराइजेशन बेटा दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक होता है पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर का मतलब कि कितना बढ़िया से ये कैटाइन इसको खींच सकता है ना। तो पोलराइजिंग पावर किसकी होनी चाहिए? कैटाइन की या एनाइन की? कैटाइन की। जैसे मान लो यहाँ पे एक प्लस था और यहाँ पे अगर डबल प्लस अगर लग जाए तो ज्यादा खींच पाएगा या कम खींच पाएगा? अब तो कम खींच पाएगा बेटा। एक प्लस से अब यहाँ पे डबल प्लस कर दिया है, तो चार्ज बढ़ा या कम हो गया? बढ़ा है। चार्ज अगर बढ़ा है तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच पाएगा या कम खींच पाएगा? ज्यादा ही तो खींच पाएगा। तो इसका पोलराइज करने का पावर बढ़ा है या कम हो गया? बढ़ गया। यानी चार्ज अगर मैं इसका बढ़ा दूं, है ना, तो उसका पोलराइजेशन का जो पावर है वो भी बढ़ जाता है। दूसरा चीज है पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी का मतलब ये एनाइन जो है ये क्या आसानी से इलेक्ट्रॉन अपना दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा? सपोज दैट एक मेरे पास बड़ा एनाइन है, एक छोटा एनाइन है। छोटा एनाइन अगर होगा तो वो न्यूक्लियस से अपने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पकड़ के नहीं रखेगा, मजबूत पकड़ के रखेगा तो क्या इलेक्ट्रॉन को जाने देगा उधर? नहीं। बड़ा अगर हमारे पास एनाइन है वो क्या करेगा? सर आसानी से ले जाइए, कोई दिक्कत वाली बात है, हम तो बहुत दूर बैठे हैं, है ना। तो दूसरी चीज है पोलराइजेबिलिटी किसकी? ऑफ एनाइन की। कुछ बात समझ आ रही है? सपोज दैट मैं आपसे कह दूं मेरे पास एक आयोडीन माइनस है, एक क्लोरीन माइनस है, क्या लगता है किसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड आसानी से पोलराइज हो जाएगा? आयोडीन का या क्लोरीन का? आयोडीन का। क्योंकि सर बड़ा एटम है तो किनारे से कोई भी आके खींच सकता है उसको। क्लोरीन छोटा सा एक एटम है, कोशिश नहीं करेगा, हालांकि कोई ज्यादा पावरफुल चीज आएगी तो खींच भी सकता है, लेकिन हाँ क्लोरीन इतना आसानी से तो नहीं जाने देगा, जाहिर सी बात है ना। तो पोलराइजेबिलिटी इन दोनों में किसकी ज्यादा है? क्लोरीन की या आयोडीन की? अब बोलेंगे सर आयोडीन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा अच्छी है। सपोज दैट मैं इधर आ जाऊं, बोलूं बेटा बताओ लिथियम पॉजिटिव और बेरिलियम 2+, किसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा बढ़िया है? अब क्या बोलेंगे सर? लिथियम और बेरिलियम में सर इस पे देखो केवल एक प्लस का चार्ज है, इस पे सर डबल प्लस का चार्ज, बट चार्ज बढ़ गया है ना, तो इलेक्ट्रॉन को ये ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करेगा या ये वाला? बेरिलियम ज्यादा बढ़िया अट्रैक्ट करेगा। तो किसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा अच्छा है, बेरिलियम का या लिथियम का? बेरिलियम का पोलराइजिंग पावर ज्यादा अच्छा है ना। आपसे मैं एक चीज और पूछ लूं, बताओ जरा, सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2+ और एल्यूमिनियम 3+, बताओ तीनों में सबसे बढ़िया पोलराइजिंग पावर किसका है? एल्यूमिनियम 3+। बोलो सर ऐसा क्यों? कि देख लो सर चार्ज तो बढ़ ही रहा है, ऊपर से लेफ्ट से राइट आने पे साइज होता है वो कम हो गया, साइज कम हो गया तो चार्ज बढ़ गया, मतलब चार्ज की जो डेंसिटी है वो ज्यादा हुई या कम हुई? बहुत ज्यादा हो गई है ना, बहुत ज्यादा हुई, मतलब इसका पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़िया है। क्लियर है? आपसे पूछा जाए बताओ पोलराइजेबिलिटी किसकी बढ़िया है? I- की, Br- की, Cl- की? I- सर आसानी से पोलराइज हो जाएगा, Br- थोड़ा मुश्किल लगा है, क्लोरीन और भी मुश्किल कर देगा। क्लियर है ये चीज? यस और नो? इधर वाला नहीं क्लियर हुआ बेटा, क्यों क्लियर नहीं हो रहा? यहाँ पे देखो I- है, बड़ा एटम है, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। ब्रोमीन थोड़ा छोटा एटम हो गया, क्योंकि तो न्यूक्लियस से देखो डिस्टेंस तो कम हो गई ना यहाँ तक आते आते, देखो तो यहाँ से आसानी से निकल पाएगा या यहाँ से चला जाएगा? बाहर से चला जाएगा। क्लोरीन देखो और छोटा एटम हो गया, अब बताओ दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा? रोकेगा ना, ये पास में है ना, तो न्यूक्लियस को अपनी तरफ खींचेगा, मजबूत बनाएगा। तो बाहर से आने वाली चीज यहाँ से खींच पाएगी अच्छे से या यहाँ से खींच पाएगी? बाहर से अच्छा खींच पाएगी ना। तो I- की पोलराइजेबिलिटी बढ़िया है, फिर Br- और फिर Cl- की। क्लियर है ये चीज? ठीक है ना। तो चलो उसको मैं लिखवा देता हूँ फटाफट, है ना, फिर आपको और आगे लेके चलते हैं। आई गेस क्लियर होगा, डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए। चलिए लिखिए फटाफट। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कैटाइन, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कैटाइन, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कैटाइन, कॉमा Z इफेक्टिव, Z इफेक्टिव का मतलब चार्ज, Z इफेक्टिव इज कंसिडरेबली हाई,
Z effective is considerably high and it polarizes outer electron cloud. It polarizes outer electron cloud of large anion comma introducing covalent character in such ionic bonds full stop. This is called Fazan's rule. ठीक है, डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए. सपोज दैट मेरे पास Li है ना. तो लिथियम देखो छोटा सा आयन है, पॉजिटिव चार्ज. आयोडीन एक बड़ा सा I माइनस. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है, बेसिकली पोलराइज हो गया है इलेक्ट्रॉन क्लाउड. और इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर पोलराइज हो चुका है बेटा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर पोलराइज हो गया है तो कौन सा कैरेक्टर इसके अंदर आ गया है, आयनिक कैरेक्टर है, कोवेलेंट कैरेक्टर. अब बोलेंगे सर कोवेलेंट कैरेक्टर इसके अंदर आ गया है. ठीक है, इसी को अपन बोलते हैं फजान्स रूल. तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है किससे, पोलराइजेशन बढ़ने से. तो मैं आपसे पूछूं कि बताएं बेटा, एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन अगर बढ़ता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए, कम होगा, है ना विकास. पोलराइजेशन देखो बढ़ रहा है बेटा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा या कम होगा. पोलराइजेशन ज्यादा हो गया भाई, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हुआ या कम होगा, बढ़ेगा ना यार. तो सीधी सी बात है यार, अभी इतनी देर से वही तो बता रहा हूँ मैं आपको. ठीक है, जल्दी से डायग्राम ड्रॉ करो, नोट करो फटाफट, आगे बढ़ते हैं. समझ आ रहा है आप लोगों को सभी को ये चीज. हो गया, चलिए हो गया होगा टाइम काफी. नेक्स्ट लिखेंगे एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन. किस पे डिपेंड करता है, दो चीजें हैं. पहला है पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, दूसरा है पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन. ठीक है, दो फैक्टर पे डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन, जिसके अंदर हम पहली हेडिंग डालेंगे अब, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन. तो फर्स्ट हेडिंग बना के लिखेंगे ए पार्ट, दैट इज द पीपी. अगली बार मैं उसको पीपी बोल दूंगा तो चलेगा ना. पीपी मतलब पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन. लिखिए जल्दी से फटाफट. हो गया नोट, ये करते चलो, हाथ वेट मत करो, जल्दी से लिखेंगे पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन. इट इज द एबिलिटी ऑफ कैटायन, to polarize, it is the ability of cation to polarize electron cloud of anion. It is the ability of cation to polarize electron cloud of anion. ठीक है, इसकी कितनी एबिलिटी है ताकि एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज कर पाए, है ना. किस पे डिपेंड करता है ये पोलराइजिंग पावर, तो देख लो जरा. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज. जितना ज्यादा देखो चार्ज होगा उतना बढ़िया से खींच पाएगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के.
जितना बड़ा एनाइन चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी तो नहीं खींच पाएगा, तो दो ये चीज है। प्लस साथ ही साथ एक चीज पे और डिपेंड करता है, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है। इसमें दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन और एक होता है स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। स्यूडो इनर्ट क्या होता है, जैसे याद करो, सोडियम जो हमारा है Na पॉजिटिव है ना, तो Na पॉजिटिव का क्या है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैसे तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 11, तो क्या लिखते हैं 281, एक इलेक्ट्रॉन जब चला जाता तो क्या बचता है 2,8। जरा देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 और 2 10, 10 किसके बराबर है, तो नोबल गैस के बराबर है ना। कौन सी नोबल गैस है, नियॉन के बराबर है ना। कितना होता है नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है ना। विकास कितना होता है नियॉन का एटॉमिक नंबर 9 होता है ना। फ्लोरीन का कितना होता है फिर, फ्लोरीन का कितना होता है, बोलो जरा। फ्लोरीन का कितना होता है, कसम खा रखी है सर, पढ़ेंगे ही नहीं बिल्कुल, है ना। पहले क्लास में मैंने आपसे कहा था कि बेटा एटॉमिक नंबर आपको 20-30 तक तो याद होने ही चाहिए, कहा था मैंने ये चीज आपसे, है ना। और तब से कितनी क्लासेस हो गई हैं, महीने गुजर गए हैं तब से। फर्स्ट सेकंड थर्ड हमेशा मैंने आपसे यही कहा है कि नहीं एटॉमिक नंबर याद कर लो। आप 12वीं में तब भी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि एटॉमिक नंबर आपको याद होने ही चाहिए, इसके बिना चीजें नहीं चल पाएंगी, और आप बिल्कुल याद नहीं कर रहे हो बेटा, ऐसे एग्जाम निकल जाएगा आपका, है ना। करिए, बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं आप, वेरी गुड, ठीक है। स्यूडोनेट क्या, देखो आप ये हीलियम सॉरी नियॉन का है बेटा, है ना, तो नियॉन का कितना होता है 10 होता है ना, तो 10 के बराबर ये पहुंच चुका है। सपोज दैट मैग्नीशियम का देख लीजिए, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, तो 12 को हम कैसे लिख सकते थे 2 8 और 2, तो जब ये दो इलेक्ट्रॉन दे देता है तो कितना बचता है 2,80 तो बचता है, यानी आपने देखा होगा जितने भी आपके एल्कली मेटल ले लो, एल्कलाइन अर्थ मेटल उठा के देख लो, यानी फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप वाले, हमेशा ये क्या चाहते हैं अपने इलेक्ट्रॉन देने के बाद कहाँ आ जाते हैं, एक इनर्ट गैस के बराबर कॉन्फ़िगरेशन लेके पहुंच जाते हैं, है ना। लेकिन जरा इधर आओ, जिंक के लिए मैं आपसे पूछूं, जिंक का कितना होता है ये एटॉमिक नंबर, बताएं जरा। जिंक का शगुन कितना होता है एटॉमिक नंबर 30 होता है ना। अब 30 है, अब 30 में से अगर ये दो इलेक्ट्रॉन अगर चले भी गए तो कितने बचेंगे 28 ही तो बचे। 28 क्या कोई इनर्ट गैस है जिसका एटॉमिक नंबर 28 हो, नहीं, कोई भी नहीं है, है ना। बट फिर भी ये ऑक्टेट तो अपनी कंप्लीट करवाते हैं, बट हाँ ये इनर्ट के बराबर किसी गैस के बराबर नहीं पहुंच पाते हैं, तो इनको मैंने क्या नाम दिया स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। जिनका कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट के बराबर हो जाता है उन्हें कहा जाता है इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, जिनका इनर्ट के बराबर नहीं हो पाता उन्हें क्या कहा जाता है स्यूडो इनर्ट। जैसे कि ये ले लीजिए, जिंक का ले लीजिए, कॉपर का एग्जांपल ले लीजिए, कॉपर 2+ का एग्जांपल ले लीजिए, है ना। आप आयरन का एग्जांपल ले सकते हैं ना, है ना। आपने देखा होगा ये डी ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं, ये जनरली सिल्वर, आप Ag पॉजिटिव ले लीजिए, सिल्वर वाले जो बेसिकली जो डी ब्लॉक के जो मेटल्स हैं, ये डी ब्लॉक के मेटल का जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो किस टाइप का रहता है स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन रहता है, क्लियर। तो ऐसे एलिमेंट जिनका स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है उनका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन वालों की तुलना में। तो सपोज दैट आपके पास अगर ऐसा लिखा मिल जाए कि Ag+ लिखा है और K+ लिखा है, अब बताओ सर दोनों का चार्ज भी देखो बराबर है, एटॉमिक साइज भी लगभग लगभग बराबर, थोड़ा बहुत अप डाउन है, कोई ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है। अब बताओ सर हम किसके पोलराइजिंग पावर को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, अब क्या बोलेंगे, किसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, ये डी ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है ना, ये किससे है, ये एस ब्लॉक वाला है, तो प्रेफरेंस किसको दी जाएगी डी ब्लॉक वाले को। तो इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, पूछा जाए क्यों ज्यादा है तो क्या बोलेंगे सर ये ना डी ब्लॉक से बिलोंग करता है, तो इसका स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन वाला ये एलिमेंट है, और ये किसके अंदर बिलोंग करता है, ये इनर्ट वाले के अंदर बिलोंग करता है, ठीक है। क्योंकि पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 19,
और 19 से जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 18। क्या 18 किसी के बराबर है? नोबल गैस के बराबर नहीं बराबर है बेटा, आर्गन के बराबर है भाई। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन बताए थे आपको सभी नोबल गैसेस। ठीक है, तो आर्गन का कितना होता है? 18 ही तो होता है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो ये किससे बिलोंग करता है? ये इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाता है जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, इसका इनर्ट नहीं हो पाता है, तो इसीलिए किस कैटेगरी में रखे गए? स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर रखे। तो इनका जो स्यूडो वाले जो रहते हैं एलिमेंट्स, इनका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इनर्ट वालों की तुलना में। क्लियर है ये चीज? समझ आ गया पोलराइजिंग पावर क्या है? ठीक है, पढ़ाई लिखाई किया करो थोड़ा सा, है ना। चलो आगे बढ़े, नोट कर लीजिए। ये इतना लिख लो अभी, है ना, बाकी चीज में स्टेटमेंट बना के लिखवा दी। ये दोनों लिख लिया, दोनों फैक्टर। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट लिखवा देता हूँ। पोलराइजिंग पावर, इस वाले को लिख लो, मैं बता देता हूँ कैसे लिखेंगे। देखिए जरा, पोलराइजिंग पावर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, ऐसे करके लिख लो, पोलराइजिंग पावर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, polarizing power also depends on electronic configuration, full stop. cation with pseudo inert configuration, cation with pseudo inert configuration have greater polarizing power, have greater polarizing power as compared to the cation, as compared to the cation which has inert configuration, inert configuration, full stop. Example Ag plus and K plus, इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, Ag प्लस का पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। रीजन क्या लिखेंगे इसके नीचे? स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? और इसका क्या है? ये इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन से बिलोंग कर रहा है। डन? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाँ, अब इसमें ये मत कर देना कि सर ये तो सर Ag प्लस है, तो सर अगर मैं बेरिलियम 2 प्लस को अगर लेके आ जाऊं, अब सर इसको भी हम प्रेफरेंस देंगे, अब देंगे क्या? ऐसा नहीं, अब नहीं करेंगे भाई। ये तो तब आता है ना जब हमारा सेम चार्ज होता है, लगभग सेम चार्ज सेम साइज होता है, तब कंपैरिजन करते हैं। ये अगर आ जाएगा देखो चार्ज ही ज्यादा है, अब ये काम नहीं करेंगे, तब तो इसको ही ज्यादा आगे रखा जाएगा। बात समझ आ रही है? कंपैरिजन तभी करवाया जाता है जब सेम चार्ज हो। तो लिख भी लो साथ में, स्टार बना के लिख लो, दिस कंपैरिजन इज वैलिड फॉर, वरना भूल जाओगे। दिस कंपैरिजन इज वैलिड फॉर, this comparison is valid for same charge and nearly same size, same charge and nearly same size। ठीक है, सेम चार्ज या सेम साइज रहेगा तभी करेंगे, अदरवाइज ये काम हम नहीं करेंगे। ठीक है ना। चलिए कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ और आपको बताना है पोलराइजिंग पावर का क्या ऑर्डर रहना चाहिए। ठीक है, लिखेंगे क्वेश्चन जल्दी से। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन बेरिलियम वाला है, ग्रुप दे दिया गया है, बेरिलियम 2 प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, कैल्शियम 2 प्लस, स्ट्रोंशियम 2 प्लस, बेरियम 2 प्लस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला दे दिया गया है, ये लो भाई, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 3 प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस एंड Na प्लस। एक सवाल ये है, एक और दे दिया गया है आपको,
Ag प्लस A प्लस के बीच में कंपैरिजन इन दोनों में करवाना है, और Ag प्लस और Na प्लस इन दोनों में भी कंपैरिजन करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Hg2 प्लस और कैल्शियम 2 प्लस इन दोनों के बीच में भी कंपैरिजन करवाना है। सोचें समझें और बताएं क्या होना चाहिए ऑर्डर पोलराइजिंग पावर का। बोलो भाई। बताओ कशिश बोलो जल्दी से, फर्स्ट वाले में क्या होगा। सोडियम का ज़्यादा है, फिर पोटेशियम का, फिर हम्म, फिर लिथियम बाद में आएगा ना। लिथियम बाद में क्यों आया बेटा, सबसे छोटा है तो इनर्ट गैस से दूर है। कितना एटॉमिक नंबर होता है लिथियम का, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है। लिथियम प्लस का कितना बनेगा जाके, 2 बनेगा जाके, है ना। 2 कोई नोबल गैस होती है, कोई भी नहीं होती है, हीलियम होती है। फिर सबसे पहले लिथियम आएगा, है ना। चार्ज सबका सेम है, एटॉमिक साइज सबसे कम है, तो इसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा रहेगा, इस तरीके से, है ना। एस ब्लॉक वाले बेटा जितने भी होते हैं ना, स्यूडो में नहीं बिलोंग करते हैं, ये मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। लिथियम ये फर्स्ट ग्रुप है, ये स्यूडो में नहीं जाता है, सब इनर्ट गैस के आजू बाजू ही रहते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा, सब इनर्ट के बराबर आ जाते हैं। ठीक है, चलो इसका बताएंगे। नैन्सी बताइए बेटा, इसमें क्या होना चाहिए। बेरिलियम नहीं, सबसे पहले मैग्नीशियम आएगा। हाँ हाँ, फिर कहाँ कंफ्यूजन कहाँ आ रहा है, मैंने आपको सीधा सीधा लिखवा रखा है। पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है, चार्ज सब में सेम है, तो ये वाला फैक्टर मैटर करेगा नहीं। कौन सा फैक्टर मैटर करेगा, साइज वाला ही तो मैटर करेगा। जिसका साइज ज्यादा उसका पोलराइजिंग पावर कम, जिसका साइज कम उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा। अब बेरिलियम और मैग्नीशियम में कौन छोटा है बेटा, मैग्नीशियम छोटा है। क्यों मैग्नीशियम छोटा है, हाँ। और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, नहीं पता है ना। गिनो जरा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, 4 नंबर पे ही आ गया, है ना। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और वीरियम। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। यस, बताओ बताओ, तीनों में कौन ज्यादा रहेगा। अभी देखो डिस्कस किया, चार्ज इस पे ज्यादा है, पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा है। ये लो भाई, सिंपल है।
ठीक है, इसमें बताओ चार्ज बराबर है, साइज भी नियरली सेम है, तो आप किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा? जो डी ब्लॉक वाला है यानी एजी पॉजिटिव को। इधर देखो चार्ज सेम, साइज लगभग लगभग बराबर, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, तो एजी वाला प्रेफरेंस दिया जाएगा। इधर बताओ Hg2+ और कैल्शियम 2+ के अंदर चार्ज बराबर नहीं दिख रहा क्या आप लोगों को? चार्ज बराबर है, साइज भी लगभग बराबर, ये डी ब्लॉक से बिलोंग करता है, ये एस ब्लॉक से बिलोंग करता है, आप किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा? डी ब्लॉक वाले को। ये लो भाई, इसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा। सिंपल है, ठीक है, क्लियर है ये चीज़? चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर आगे मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं पोलराइजेबिलिटी और बाकी फिर एप्लीकेशंस पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है? यहाँ तक डाउट है किसी बच्चे को तो पूछ लीजिए ज़रा। क्लियर है? पढ़ना बेटा स्टार्ट कर दो, मैं बता रहा हूँ बहुत काम आएंगी चीज़ें, नहीं पढ़ोगे तो आगे बहुत रो जाओगे, सही बता रहा हूँ, ठीक है? एटॉमिक नंबर 30 तक याद होने ही चाहिए एट एनी कॉस्ट, ठीक है? अच्छी चीज़ें पता होनी चाहिए कि एटॉमिक नंबर ये आप सीनियर बच्चों को शोभा थोड़ी ना देता है यार, है ना, कि चीज छोटी छोटी चीज़ें एटॉमिक नंबर में आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं, एटॉमिक नंबर भूल रहे हैं, ये तो 9th के बच्चे को पता होती हैं, सोच के देखिए ज़रा, है ना? पढ़ाई करो, अदरवाइज फिर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप लोग खुद समझदार बच्चे हैं, इतने छोटे भी नहीं कि छोटे बच्चों को डांटना मारना पीटना पड़ता है, बड़े बच्चों को ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इशारा ही काफ़ी होता है, ठीक है? पढ़ाई करो, नहीं तो चीज़ें फिर बहुत ख़राब हो जाएंगी, आपको एक्सपेक्टेड भी नहीं रहेंगी क्या कैसे क्या चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। थोड़ा इंटरटेनमेंट की दुनिया से थोड़े से बाहर निकलो, थोड़े से सीरियसनेस पे आओ, चीज़ें अपना अपना पहले करियर बनाओ अच्छे से, फिर चीज़ें आप आगे करना, कोई कोई मना नहीं करेगा। पहले करना शुरू कर दोगे ये सब मौज मस्ती चल रही करते रहो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान ही नहीं है बिल्कुल भी, करिए भाई, किसने रोका है? चलो, आप जैसा काम करोगे वैसे कॉन्सिक्वेंसेज आपको मिलेंगे, है ना? अच्छे से कर लोगे काम तो बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे, नहीं पढ़ोगे तो आप वो उसके भी रिजल्ट आपको ही मिलेंगे, और बहुत टाइम नहीं लगेगा आपको, इमीडिएटली मिले, साल भर एंड खत्म नहीं हो पाएगा, रिजल्ट मिल जाएंगे। परेशान होकर फिर घूमते हैं बच्चे सर, समझ नहीं है, सिलेक्शन नहीं हो रहा हमारा, क्या करें, है ना? फिर प्राइवेट फॉर्म ही कहीं भरना पड़ता है जाके, और कोई ऑप्शन भी नहीं बचता है ना, कोई पढ़ाई तो करनी है ना आगे। ऐसा तो है नहीं कि पढ़ाई बंद कर दोगे तो काम चल जाएगा, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, अभी कर लोगे तो अच्छी जगह पहुंच जाओगे, तो बढ़िया अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, नहीं तो धक्के जब लगेंगे तब तब अकल ठिकाने आ जाती है बच्चों की, है ना? और अपने आप आ जाती है, कोई बताना नहीं पड़ता, लेकिन टाइम इतना गुजर चुका होता है ना कि तब फिर दोबारा से स्टार्ट करने में ही कई बार सोचना पड़ता है करें कि ना करें, ठीक है? समझदार है इसलिए अभी से थोड़ा रहें अच्छे से, करिए बढ़िया, ठीक है? चलिए टेक केयर, इंजॉय करें।